हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में 10वीं कक्षा की कृतिका पुस्तक भाग 2 का दूसरा पाठ जाज पंचम की नाक करेंगे, जो कथाकार कमलेश्वर द्वारा रचित है। लेकिन पाठ के शुरू करने से पहले हम लेखक परिचय करेंगे कि कमलेश्वर कौन थे, उनकी कौन कौन सी रचनाएं थी और पाठ में उन्होंने क्या कहना चाहा और किस प्रकार व्यंग किया है। तो आइए पहले हम करते हैं कथाकार कमलेश्वर का जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार कमलेश्वर का जन्म सन 1932 अर्थात 1932 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। कमलेश्वर ने दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने के अलावा अनेक पत्र पत्रिकाओं का कुशल संपादन भी किया, जिनमें सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर का प्रमुख स्थान है। इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत करने के साथ ही भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। 75 यानी 75 वर्ष की आयु में 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई थी। नई कहानी आंदोलन के सूत्रधारों में प्रमुख रहे कमलेश्वर जी की प्रमुख रचनाएं हैं राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे, ये इनका कहानी संग्रह है। वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान इनके उपन्यास हैं। उन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण भी लिखे हैं, किंतु सर्वाधिक जो प्रसिद्धि इन्हें कथा साहित्य से प्राप्त हुई है। कमलेश्वर ने अनेक हिंदी फिल्में एवं टीवी धारावाहिकों की पटकथा भी लिखकर अपनी कथा को और अधिक प्रमाणित कर दिया है। कमलेश्वर जी के रचनाओं में हमें तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण देखने को मिलता है। आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा और अपनी रचनाओं में उन्हें भली भांति व्यक्त भी किया है। अब आइए उनके द्वारा रचित कृतिका पुस्तक का पाठ 2 जाज पंचम देखते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पाठ का परिचय कि पाठ में लेखक क्या बताना चाहते हैं। तो आइए देखें कि विभिन्न प्रतीकों के द्वारा व्यंग के माध्यम से एक बड़ी बात को कुछ एक शब्दों से कह देने में कमलेश्वर जी को महारत हासिल है। हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक माना जाती है, इसीलिए नाक से जुड़े अनेक मुहावरे भी हिंदी में प्रचलित हैं, जिनमें नाक कटना, नाक कटाना और नाक काटना। इसके अलावा नाक में दम करना, नाक पर मक्खी ना बैठने देना, नाकोचने चबाना, ये प्रमुख मुहावरे हैं। इन्हीं मुहावरों के अर्थ का विस्तार करते हुए इसका व्यंग्यात्मक उपयोग किया है कमलेश्वर जी ने जाज पंचम की नाक कहानी में संपूर्ण व्यंग नाक शब्द पर केंद्रित है। इस कहानी में लेखक ने अंग्रेजी सरकार से स्वतंत्रता मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक
दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट करने के साथ इन्हें बदलने की आवश्यकता पर बल दिया है। अपने कथ्य में सफल यह कहानी पत्रकारिता की सार्थकता को रेखांकित करने के साथ ही व्यावसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध भी खड़ी दिखाई देती है। कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर का सफल पत्रकार का रूप भी इस कहानी में देखा जा सकता है। शायद यही कारण है कि लेखक ने प्रस्तुत कहानी को रिपोर्टाज शैली में प्रस्तुत किया है। आइए पाठ की कहानी की पृष्ठभूमि देखते हैं। प्रस्तुत रचना जहाज पंचम की नाक कमलेश्वर द्वारा रचित एक व्यंग रचना है। इस व्यंग के माध्यम से सरकारी कार्य पद्धति पर गंभीर टिप्पणी की गई है। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। अखबारों में इस बात की खूब चर्चा की गई थी। लंदन के अखबारों में जो भी खबरें छपती थी उसमें महारानी और उसके स्टाफ की किस तरह तैयारी चल रही है सारा वर्णन किया जाता था। इतना ही नहीं, रानी के जो पालित जो पशु पक्षी थे उनका भी वर्णन इसमें किया जाता था। खबरें तो इंग्लैंड में छपती थी लेकिन हलचल इंडिया में होती थी। महारानी जो एलिजाबेथ है उसके जो शाही जो बावर्ची खाने से लेकर उसके जो जितने भी उसके बॉडीगार्ड इत्यादि सभी का वर्णन अखबारों में लंबी चौड़ी पूरी की पूरी कहानी लिखी जाती थी। अब आगे कि जहाज पंचम की नाक कैसे गायब हो जाती है। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी कि रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान में आ रही हैं, और जैसे ये खबर समाचार में प्रकाशित होती है तो उसी समय राजधानी जो दिल्ली में है तहलका मच जाता है और पूरे स्वागत की तैयारी में लग जाते हैं। देखते ही देखते जो बूढ़ी हो चुकी दिल्ली थी उसकी काया पलट हो जाती है और नई नवेली बना देते हैं कि जिस प्रकार एक बूढ़ी जो औरत हो जाती है और उसे पूरा मेकअप इत्यादि करने के बाद उसे नई नवेली दुल्हन की तरह बना दिया जाता है, तो ठीक ऐसे ही जो दिल्ली है उसकी पूरी काया पलट कर दी जाती है। जितनी भी बिल्डिंगें थी सभी बिल्डिंगों पर रंग रोगन करवा दिया जाता है, यानी कि जितनी बिल्डिंग सब के ऊपर जो पेंट करवा दिया जाता है। जितने भी लंबे चौड़े जो गड्ढे इत्यादि थे उन गड्ढों को भरवा दिया जाता है। और इंडिया गेट से लाल किला के सारी की सारी इमारतें बिल्कुल नई बना दी जाती हैं। और उसके इंडिया गेट के सामने वाली जो जहाज पंचम की लाट की नाक एकदम गायब हो गई थी। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी लाट की नाक गायब हो गई थी। और जैसे ही ये पता चला तो रानी आए और नाक न हो, एकाएक ये परेशानी का कारण बन गया था। और इसीलिए जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थे यानी जितने भी सरकारी दफ्तर थे सब में सरगर्मी शुरू हो गई थी और देश की भलाई चाहने वाली की एक मीटिंग बुलाई गई और समस्या रखी गई कि क्या किया जाए। मीटिंग में इस बात का सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। अर्थात मैं कहने का अभिप्राय है कि जितने भी सरकारी और नौकरशाही अफसर थे सभी जितने भी डिपार्टमेंट सब में हलचल मच जाती है कि जहाज पंचम की नाक नहीं है, अगर नाक नहीं होगी तो हमारी नाक कट जाएगी। इसीलिए सभी डिपार्टमेंटों में इस बात के लिए एक मीटिंग रखी जाती है और मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि कैसे अपनी नाक को बचाया जा सकता है।
अब नाक लगवाने के लिए एक मूर्तिकार यानी कि एक जो कलाकार उसको खोजा जाता है और समस्या के हल के रूप में जो मूर्तिकार था उसे हुक्म दिया जाता है कि वे जहाँ पे भी हो वो तुरंत दिल्ली पहुँचे, क्योंकि जहाज पंचम की नाक लगानी है। और मूर्तिकार ने कहा कि नाक लग जाएगी, पर मुझे सबसे पहले ये मालूम करना होगा कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। और मूर्तिकार जो हैं लाट के पास पहुँचते हैं, मूर्ति का पूरा जायज़ा लेते हैं कि फिर पता करते हैं कि चारों तरफ की मूर्ति की जो नाक है या जिस पत्थर से मूर्ति बनाई गई पत्थर कहाँ से लाया गया है। और विश्व के प्रत्येक देश में इसकी लिए छानबीन होती है, भारत के प्रत्येक कोने में इसकी छानबीन होती है, लेकिन यही नहीं पता चला कि जो पत्थर है वो कहाँ से आया है। और जितने भी पुरातत्ववेत्ता के जो विभाग थे उनकी फाइलें खोली जाती हैं और फाइलों में जिसका कहीं पर जिक्र नहीं था कि कहाँ से पत्थर आया गया है। और देखते ही देखते इस समस्या से हल पाने के लिए एक विशेष कमेटी गठित की जाती है और उन्हें यह जिम्मेवारी सौंपी जाती है कि जितनी जल्दी हो सके कि रानी एलिजाबेथ के आने से पहले नाक लग जानी चाहिए। और कमेटी बैठती है और उस कमेटी में फिर उस मूर्तिकार को बुलाया जाता है कि जिसने ये कहा था कि पहले मैं पूरा डिटेल जानूंगा कि मूर्ति की नाक जो मूर्ति का जो पत्थर कहाँ से लाया गया है। तो वो वापस उसे बुलाया जाता है मीटिंग में और उसका हल निकालने के लिए। वह बोला कि पत्थर किस्म का ठीक पता नहीं चल पाया कि परेशान मत होइए कि मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। और कमेटी के सदस्यों में जान आ गई और उसने चारों तरफ दौरा लगाया, लेकिन कहीं पर भी पता ही नहीं चला कि ये पत्थर कहाँ से आया है। और कुछ दिनों के बाद वह वापस आ गया और बताया कि हिंदुस्तान का कोना कोना मैंने छान मारा, लेकिन कहीं पर भी इस किस्म का पत्थर नहीं मिला। ज़रूर यह पत्थर विदेशी है। यह सुनकर जो सभापति जो था यानी कि जो मीटिंग का जो हेड जो कमेटी का जो हेड था वो गुस्से में आ जाता है और मूर्तिकार चुप खड़ा रहा। कुछ देर रुकने के बाद मूर्तिकार ने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों अर्थात जो समाचार पत्र के जो रिपोर्टर हैं, संवाददाता हैं, उन तक ये बात न पहुँची। जब ऐसी बात कही मूर्तिकार ने तो सभापति की जान में जान आ गई और उसकी आंखें चमक उठी। चपरासी जो उसका जो प्यून था उसे हुक्म दिया गया कि कमरे के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाएं। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की भी तो मूर्तियां हैं। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब यह है कि वो रुक जाता है। जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार कर लाया जा सकता है। सब ने सब की तरफ देखा, यानी कि जितने जो कमेटी के मेंबर थे सभी ने एक दूसरे के मुंह को देखा और सब की आंखों में एक पल के लिए बदहवासी की जगह खुशी छा जाती है। और सभापति ने धीरे से कहा आराम से कि लेकिन बड़ी होशियारी से ये काम करना पड़ेगा। अब मूर्तिकार फिर देश के दौरे पर निकल पड़ा और जहाज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था तो वह दिल्ली से बॉम्बे तक गया, जहां दादा भाई नौरोजी गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक जिनका पूरा नाम था बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी गायकवाड़, कामस जी, जहांगीर, सबकी नाकें उन्होंने टटोली, नापी और फिर वो गुजरात, वहाँ से बम्बई से वो गुजरात की ओर भागा, जहाँ महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को जांचा परखा और फिर वहाँ से वो बंगाल की ओर मुड़ पड़ा और वहाँ से गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि की नाक को देखा, नाक और उनका नाप लिया और फिर वो बिहार की तरफ चल पड़ा और बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर आया, जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद,
राम प्रसाद बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, इतने सभी की लाटों के पास वो पहुंचता है और फिर घबराहट कर वह वापस मद्रास पहुंच जाता है। वहाँ पर सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा और वहाँ लाला लाजपत राय और भगत जी की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की कि पूरे हिंदुस्तान की वह परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सब की नाकों का नाप लिया, परंतु जाज पंचम की नाक से सब नाक बड़ी निकली। तो मूर्तिकार पूरे भारत देश का दौरा कर आया था और जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था, उन सभी की जो जगह जगह जो मूर्तियां लगी हुई थी उन वहाँ पर गया, उनकी नाप जो देखा, उनके व्यक्तित्व के बारे में जाना, तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहाँ इनके बारे में कुछ कह सकूँ। और फिर वह वापस आकर सभा में यही कहता है कि मैंने सभी तरह दौरा कर लिया है, लेकिन कोई भी नाक इनकी नाक जितनी नहीं निकली। फिर आगे यह देखकर जब सभी ने यह सुना तो सभी निराश हो जाते हैं और राजधानी में सब तैयार हो गई थी। जाज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था और उसके पश्चात सचमुच सब कुछ हो गया था, मगर नाक नहीं थी। लेकिन मूर्तिकार हार में मानने वाला नहीं था। जहाँ कमेटी बैठी थी उसी कमरे के दरवाजे को एक बार फिर बंद करवा दिया गया था और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना रखी, क्योंकि नाक लगवाना एकदम आवश्यक है। इसीलिए 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। कमेटी ने नाक चुनने का जो अधिकार है वो मूर्तिकार को दे दिया था और उसी इजाज़त दे दी गई थी। अखबारों में केवल इतना ही छपा कि नाक का मसला हल कर दिया गया था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और सहायता मांगी और उसे दे दी गई थी। अर्थात जो मूर्तिकार है उसने जो योजना बनाई थी कि भी हमारी समस्या का ये हल हो सकता है कि हम यहाँ पर जो हमारे 40 करोड़ जो जनता है उसमें से किसी के एक नाक लगा सकते हैं। तो कमेटी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, लेकिन अब मूर्तिकार ने सुझाव तो दे दिया था, लेकिन सुझाव देने के पश्चात वह फंस गया था कि इस समस्या को कैसे सुलझाया जा सके और इसके लिए उसने कमेटी वाले से कुछ सहायता मांगी। तो कमेटी वालों ने सहायता प्रदान कर दी और वह दिन भी जब आ गया जब जाज पंचम की नाक लग गई थी। सब अखबारों में खबर छपी कि जाज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। इसके अलावा अखबारों में कोई और खबर न थी, यानी सभी अखबार वालों की एक खबर थी। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था, नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी बुद्ध अर्थात मूर्ति के लिए। इस प्रकार उपयुक्त विवेचन स्पष्ट होता है कि व्यंग्यकार ने जाज पंचम की नाक को प्रतीक बनाकर देश के जो सरकारी तंत्र की कार्य करने की पद्धति को नाक काटने वाली स्थिति कहा है। तो यहाँ लेखक कमलेश्वर जी ने इस पाठ में नाक का कटना या जाज पंचम की नाक के माध्यम से जो हमारे सरकारी तंत्र है, सरकारी विभाग है, जो एक तरह से सरकारी डिपार्टमेंट में होने के बावजूद काम नहीं करते, उन पर करारा व्यंग्य किया है कि ये लोग निठल्ले बैठे रहते हैं, खाली बैठे रहते हैं और जब कोई समस्या आ जाती है तो ये तुरंत कमेटी बनाकर बैठ जाते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं इनको काम टालने की आदत है, ये अपना काम टालते चले जाते हैं एक दूसरे के ऊपर कि भाई ये काम ऐसे करो वे ऐसे करो। जैसे जाज पंचम, जैसे रानी कहानी का पता चला और जाज पंचम की
नाक का सवाल बना बैठे थे ये। और सरकारी विभाग में अफरा तफरी मच जाती है। सरकारी जितने डिपार्टमेंट है सबकी साफ़ सफाई करवाई जाती है, फाइलें जो हैं ढंग से रखी जाती हैं। और उसके पश्चात जो है जितनी भी बिल्डिंगें थी, बिल्डिंगें की साफ़ सफाई होने के बाद पेंट वेंट करवाया जाता है। और उसके बाद जब पता चलता है कि जाज पंचम की जो नाक टूट गई थी उसको लगाना है रानी के आने से पहले, जो हमारे देश के लिए नाक का सवाल है। और फिर अफरा तफरी में उन्होंने जल्दी जल्दी जो कदम उठाए वो यही है कि पहले तो ये लोग काम नहीं करते, और जब काम करते हैं तो ये तकाजे में ऐसा ही काम करते हैं। तो आशा है कि आपको ये पाठ का जो सार है वो समझ आ गया होगा। अब अगली वीडियो में हम पाठ के शब्दार्थ सहित इसकी व्याख्या करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ ही साथ इसके प्रश्नोत्तर भी करेंगे।